नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल जिसका नाम है केवल एग्जाम। इस पे हम अपने पूर्वालोकन सीरीज को कंप्लीट कर रहे थे। पूर्वालोकन सीरीज में आज हमारा ज्योग्राफी सेक्शन का यानी कि भारत की ज्योग्राफी का आज हमारा ये 20वां वीडियो है, जिसमें हम मिट्टी की विविधता के बारे में मतलब मिट्टी के और कैसे प्रश्न विविध प्रश्न जो बनते हैं उनके बारे में पढ़ रहे थे। इससे पहले हमने काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी ये प्रकार देख चुके थे, उसका क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर चुके थे और आज हम कंप्लीट करने जा रहे हैं मिट्टी के सेक्शन का लास्ट वीडियो जो मिट्टी विविध है। चलिए प्रारंभ करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ अगर वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक करिए और अपने सुझाव देने के लिए अपने कमेंट भी करिए। चलिए प्रारंभ करते हैं। मिट्टी। राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण और भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार लाल मिट्टी भारत के लगभग 8.7 लाख वर्ग किलोमीटर एवं 26.8% पर विस्तरित है। लाल मिट्टी का निर्माण जलवायु की परिवर्तन के परिणाम स्वरूप रवेदार एवं कायांतरित शैलों के विघटन एवं वियोजन से होता है। इस मिट्टी में सिलिका एवं आयन की बहुलता होती है। इसमें बताया क्या गया इस यहाँ तक के टॉपिक में कि ये जो आपका 26.8% भाग में फैला हुआ है। साथ ही लाल मिट्टी का निर्माण जलवायु की परिवर्तन मतलब जलवायु में परिवर्तन के फलस्वरूप रवेदार एवं कायांतरित शैलों के विघटन एवं वियोजन से होता है। इस मिट्टी में किसकी अधिकता होती है? तो सिलिका एवं आयरन की बहुलता होती है। इस मिट्टी का लाल रंग फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। ये मेन क्वेश्चन है कि लाल मिट्टी का जो रंग होता है वो किसके कारण से लाल होता है? तो उस मिट्टी में जो उपस्थित फेरिक ऑक्साइड होती है उसके कारण से, इसकी उपस्थिति से फेरिक ऑक्साइड से इसका कलर लाल होता है। लेकिन जल योजित रूप में यह पीली दिखाई देती है, लेकिन जब इसमें जल मिल जाता है तो यह किस कलर की दिखने लगती है? लाल मिट्टी। तो यह लाल मिट्टी दिखने लगती है आपको पीले कलर की दिखने लगती है। देखेंगे कि लाल मिट्टी में चूना, मैग्नीशियम, पोटास, फास्फेट, नाइट्रोजन एवं ह्यूमस की कमी होती है। तो इस मिट्टी में अधिकता किसकी होती है? सिलिका और आयरन की अधिकता होती है। कमी किसकी होती है? चूना, मैग्नीशियम, पोटास, फास्फेट, नाइट्रोजन एवं ह्यूमस की कमी होती है। इसका विस्तार मुख्यतः पश्चिमी तमिलनाडु, कर्नाटक, दक्षिणी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, उड़ीसा एवं छोटा नागपुर पठार यानी झारखंड में पाया जाता है। यानी कि अगर हम एक रफली मैप बनाए ऐसे करके भारत का, ऐसे एक्चुअली बनता नहीं, एक बार फिर से ट्राई करते हैं, माउस से नहीं बन पाता उतना क्लियर, फिर कोशिश करेंगे कि अच्छा सा मैप बने। हाँ, ये हो गया हमारा प्रायद्वीप भारत। बोल कहाँ कहाँ रहा है? ये तमिलनाडु का ये वाला पोर्शन, केरल का ये वाला पोर्शन, फिर दक्षिणी महाराष्ट्र यानी कि ये वाला पोर्शन देखेंगे आप, उसके बाद छत्तीसगढ़, तेलंगाना और उड़ीसा। अब एक कलर चेंज करते हैं और पूरा फिगर एक बार समझने की कोशिश करते हैं। देखिएगा ये वाला क्षेत्र प्रायद्वीपीय भारत का ये वाला क्षेत्र देखेंगे, इस क्षेत्र में आपको किसकी अधिकता मिलेगी? लाल मिट्टी की अधिकता, या इस क्षेत्र में लाल मिट्टी पाई जाती है। इस वाले क्षेत्र में पाया जाता है। अब आगे इसको प्ले रन कर देते हैं। ये देख लीजिए एक बार मैप मोटा मोटा लाल मिट्टी का, रन करते हैं, आगे बढ़ते हैं। पेन चेंज कर ले, ये देखिए अब ये वाला फिगर देखिए, हालांकि इस बहुत ब्लर है, आप एक नया मैप डाउनलोड कर लीजिएगा। अब है पर्वतीय मिट्टियां। पर्वतीय मिट्टियों के बारे में, हिमालय क्षेत्र की घाटियों और ढाल पर
2700 मीटर से लेकर 3000 मीटर की ऊंचाई के भागों में पाई जाती है। ये मिट्टी छिछली और अपरिपक्व है तथा इसमें कार्बन नाइट्रोजन अनुपात काफी अधिक होता है। यानी कि कहने का मतलब ये है, हिमालयी मिट्टी जो होती है उसमें कार्बन और नाइट्रोजन दो के भाग अधिक होते हैं। ये मिट्टियां हल्की अम्लीय होती हैं। साथ ही मिट्टियां कैसी होती है, इनकी प्रकृति क्षारीय नहीं होती, इनकी प्रकृति अम्लिक होती है, हल्की अम्लिक होती है। मरुस्थलीय मिट्टियों के बारे में अब, मरुस्थलीय मिट्टी का विकास शुष्क एवं अर्ध शुष्क दशाओं में हुआ है। ये राजस्थान, सौराष्ट्र यानी गुजरात वाला क्षेत्र, कच्छ यानी गुजरात का क्षेत्र और दक्षिणी पंजाब क्षेत्र में पाई जाती हैं। ये मिट्टियां ये मिट्टी रेत एवं बजरी से युक्त होती है। ये मिट्टी कैसे होती है, जो आपकी मरुस्थलीय मिट्टी होती है ये रेत और बजरी से युक्त होती है। ये भारत के कुछ ही राज्यों में पाई जाती है। अगर ऊपर का मैप इसे ड्रॉ कर ले हम लोग भारत को, से भारत खींच लें तो आप देखेंगे ये राजस्थान, पंजाब का दक्षिणी वाला क्षेत्र है और साथ ही साथ आप देखेंगे ये गुजरात वाला क्षेत्र में देख लीजिए, ये देखिए गुजरात वाला क्षेत्र, कच्छ के रण वाले क्षेत्र, ये सब क्षेत्र में कितने क्षेत्र में पाई जाती है। कौन मिट्टी, सूक्ष्म मिट्टी पाई जाती है, इसमें रेत एवं बजरी की मात्रा अधिक होती है। अब है जिसमें जैव पदार्थ और नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। जब बजरी और रेत रहेगा तो उसमें कैसे, उसमें जैव पदार्थ की कमी होगी, साथ ही साथ नाइट्रोजन की मात्रा भी कम होगी। वहीं नाइट्रोजन और कार्बन की मात्रा किसमें अधिक मिली थी, आपको मिली थी हिमालय मिट्टी में, लेकिन मरुस्थलीय मिट्टी में वो कम हो जाती है। दलदली फसलें जलवायु मंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण के द्वारा मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है। तब जो दलदली मिट्टी होती है, बात हुई दलदली मिट्टी, जो कच्छ के रण में क्षेत्र में पाया जाता है दलदली एरिया, वहां क्या होता है, दलदली जो फसलें होती हैं वो वायुमंडल से क्या करती है, नाइट्रोजन को लेती हैं, हाँ, और उसे उस फसलों के माध्यम से जड़ों से पहुंचा के उनको जमीन में पहुंचा देती हैं, जिन्हें कहते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण। हाँ, तो वो दलदली फसलें क्या करती हैं, इनको वायुमंडल से लेती हैं और जड़ों में पहुंचा के जो मृदा होती है उसमें नाइट्रोजन की आवश्यकताओं को पूरी कर देती हैं। मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाले प्रमुख फसलें इस प्रकार हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण जो होता है, आप देखेंगे नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाली प्रमुख फसलें कौन कौन सी, ये जो है इंपॉर्टेंट, एक है अल्फाल्फा, दूसरी है ड्राई बीन्स, तीसरी देखेंगे गार्बेंजो बीन्स, फिर मटर, सोयाबीन, उड़द। ये तीन दाल जो है, मतलब दो दाल और एक सोयाबीन जो है, ये याद रखिएगा, मटर और उड़द, सोयाबीन। ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए अल्फा अल्फा और ड्राई बीन्स और कहते हैं गार्बेंजी बीन्स, ये सब इंपॉर्टेंट है। बीन्स बीन्स तो याद रख लीजिएगा, अल्फा अल्फा याद हो जाएगा, मटर सोयाबीन और उड़द तो याद रहती है। ये सब फसलें कैसे हैं, ये सब फसलें नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए इंपॉर्टेंट है। इसलिए कहते हैं जिस खेत में आप गेहूं या धान की बुआई करते हैं उसमें 2 साल या 1.5 साल के अंतर पर एक बार दालों की बुआई कर देनी चाहिए, जिससे जो फसल, जो मृदा होती है उसकी उर्वरक क्षमता के साथ साथ उसमें नाइट्रोजन की जो क्षमता बनी रहती है वह बनी रहती है। अब देखेंगे हम प्रश्न उत्तर। ये है मिट्टी और ये है राज। जलोढ़ मिट्टी आप देखेंगे उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में पाई जाती है। काली मिट्टी देखेंगे ये महाराष्ट्र के क्षेत्र में पाई जाती है। फिर देखेंगे लाल मिट्टी, लाल मिट्टी की हमने बात की थी, ये आप देखेंगे कि ये राज्य आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र जो इधर आया था, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र और उड़ीसा क्षेत्र में आया था। फिर है स्थलीय मरुस्थलीय मृदा, ये राजस्थान है। तो डी का फर्स्ट ये जलोढ़ मृदा यानी कि उत्तर प्रदेश, एक का सेकंड ये, हाँ, ये वाला ऑप्शन, बी वाला ऑप्शन सही है। ये देखिए, अब है पश्चिमी राजस्थान में मिट्टी की किसकी मात्रा, किसकी अधिकता होती है, हाँ, तो उसमें अधिकता होती है कैल्शियम की अधिकता होती है। नाइट्रोजन की अधिकता और कार्बन की अधिकता किसमें थी, वो आप देखेंगे जो आपकी हिमालयी मिट्टी थी उसमें थी। अब है निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है, तो
इसमें देखिए मटर आ गया, सोयाबीन, मटर, सोयाबीन, उड़द की दाल, मटर की दाल, फिर अल्फा, फिर उसके बाद बीन्स जो आए थे वो। तो इसमें क्या है, मटर आंसर में है, ये प्री में आया हुआ क्वेश्चन है, तो ये सही होगा। भूमि की उर्वरकता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी फसल उगाई जाती है? मतलब भूमि की उर्वरकता बढ़ाने तो कौन सी फसल उगाई जाएगी? उड़द की उगाई जाएगी। देखिए मैं ये कह रहा था कि अगर आप 2 साल या 1 साल के गैप में अगर आप अपने दालों की बुआई कर देते हैं, तो जो भूमि की उर्वरक क्षमता होती है वो बढ़ जाती है। क्योंकि ये फसलें क्या करती हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करती हैं। उड़द, मटर, सोयाबीन से क्या करती हैं, ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण मतलब वायुमंडल से नाइट्रोजन को लेकर भूमि में पहुंचाती हैं और इससे क्या होती है, उत्पादकता क्षमता और गुणवत्ता दोनों बढ़ जाती है मिट्टी की। भारत की कुछ भागों में यात्रा करते हुए आप देखेंगे कि कहीं कहीं लाल मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी के इस रंग का प्रमुख कारण क्या है? तो इसमें क्या पाया जाता है, इसमें फेरिक ऑक्साइड पाया जाता है। ये बताया ना कि जब लाल घंटा पड़ रहे थे, देखिए जैसे आप याद रखें फेरिक ऑक्साइड की, यहीं पे ये देखिए फेरिक ऑक्साइड की अधिकता पाई जाती है। इस तरह क्वेश्चन देखिए, जब आप पूर्वावलोकन सीरीज सॉल्व करते हैं तो आपको पता चलता है कि किसी टॉपिक से क्वेश्चन किस पोर्शन से बनाएगा, उस टॉपिक में कौन सा ऐसा पोर्शन है, कौन सा ऐसा भाग है या कौन सा ऐसा बिंदु है जिस पे क्वेश्चन बनने की संभावना होती है, वो आपको सिर्फ पूर्वावलोकन सीरीज से पता चलेगी। क्योंकि पूर्वावलोकन सीरीज में मतलब राज्य आधारित परीक्षा और साथ ही साथ यूनियन मतलब संघ आधारित परीक्षाओं का कि जो एक प्रश्न आए रहते हैं उसका उत्तर दिया रहता है। इससे इतर कुछ नहीं जाता है, इतने से ही घूम फिर के सारे क्वेश्चन बनते हैं। भारतीय मृदाओं में जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है वह देखेंगे आप, किसकी कमी है, जस्ता की कमी है। याद रखिएगा भारतीय मृदाओं में किसकी सर्वाधिक कमी है, वह जस्ता। एक नाम याद रखिएगा, जस्ता जस्ता जस्ता। जस्ता की भारतीय मृदा में कमी पाई जाती है। अब है हिमालय मिट्टी में ह्यूमस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो कल देखेंगे ह्यूमस मतलब जीवाश्म होता है, ये नहीं पाए जाते हैं क्योंकि हिमालय मिट्टी जो होती है वो अभी परिपक्व अवस्था में नहीं है अपने। हाँ, उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम की अधिकता पाई जाती है। अब दूसरा देख लेते हैं, अलग कथन कारण के प्रश्न अगर कोई भी एक सेंटेंस आपको गलत मिल जाए तो आप उत्तर डिसाइड कर सकते हैं और वो 100% होगा। अब जैसे कि ए वाला गलत हो गया तो बी वाला सही अपने आप होगा, क्योंकि बी भी गलत है, कहीं ऐसा ऑप्शन दिया नहीं है। दिया क्या है कि इसमें आर सही है, ये तो आर गलत है तो आर सही है, ए सही, ए और ए गलत। तो पहला वाला गलत होगा तो सीधे सीधे मतलब हो गया कि डी वाला आंसर होगा। अब देखते हैं करेवास मृत्तिका, जो जाफरान केसर का एक स्थानीय प्रकार के उत्पादन के लिए उपयोग है पाई जाती है, वह पाई जाती है आपका कश्मीर हिमालय। कलेवा क्या होती है, कलेवा उस मृदा को कहते हैं जिसमें आप ज्यादा से ज्यादा देखेंगे कि बर्फ की उपस्थिति पाई जाती है। जो बर्फ वाली मृदा होती है उसे कहते हैं, हाँ, कलेवा मृदा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे कलेवा मृदा कहते हैं। अब आगे देखते हैं, आगे क्या प्रश्न है। आगे प्रश्न है, पौधे को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? किस मिट्टी से मिलता है, वो चिकनी मिट्टी से सबसे ज्यादा पानी मिलता है। पौधे को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी से मिलता है, वह है चिकनी मिट्टी से मिलता है। निम्नलिखित में से किस कण का व्यास 0.002 मिलीमीटर से कम होता है, वह देखेंगे मृत्तिका का होता है। यानी क्ले जो होती है, जो एकदम चिकनी मिट्टी होती है, वो का उसमें व्यास जो होता है सबसे कम होता है। अब आ जाएगा अम्लीय एवं क्षारीय मृदा के प्रकार। अम्लीय एवं क्षारीय मृदा के प्रकार आ जाएगा, इसको भी देख लेते हैं। मिट्टी का पीएच मान कम होना मिट्टी की अम्लीयता को तथा पीएच मान अधिक होना मिट्टी की क्षारीयता को प्रदर्शित करता है। यानी मिट्टी का पीएच मान अगर कम रहेगा तो वह मिट्टी कैसी होगी, वह मिट्टी अम्लीय होगी। अगर वहीं मिट्टी का पीएच मान ज्यादा होगा या अधिक होगा तो वह मिट्टी की प्रकृति कैसी होगी, वह मिट्टी की प्रकृति क्षारीय होगी। अधिक अम्लीय या अधिक क्षारीय मिट्टी सामान्यतः फसल के लिए उपयुक्त नहीं होती है। कहने का मतलब ये है
कि किसी मिट्टी का अगर पीएच मान बहुत कम है यानी कि अम्लीय है और किसी मिट्टी का पीएच मान ज्यादा है यानी कि क्षारीय है, तो वह मिट्टी ज्यादा उत्पादकता की मिट्टी नहीं होती है। सामान्य फसलें उगने वाली मिट्टी का पीएच मान 6 से 7 के मध्य होना आवश्यक है। तेजाब यानी एसिडिक मृदा अवसादी प्रकृति की होती है, यानी कि जिनका पीएच मान कम होता है वह कैसी मृदा होती है, वह अवसादी मृदा होती है। ये मिट्टी लेटराइट लेटराइट लौहमय लाल एवं अन्य लाल मृदा समूह के मृदा होती है, यानी कि लौहमय मृदा, लेटराइट मृदा या लाल मृदा कैसी होती है, वह मृदा आप देखेंगे वह अम्लीय मृदा होती है, क्योंकि इनका पीएच मान जो होता है वह कम होता है। इनका विकास मुख्यतः भू आकृतिक अम्लीय मूल सामग्री और नमी युक्त जलवायु के प्रभाव से होता है। इसका इसका विकास कैसे होता है, तो अम्लीय मूल की होती है और नमी युक्त जहाँ पाई जाती है प्राकृतिक जलवायु पाई जाती है, वहां ये आप देखेंगे कि इस मिट्टी का विकास होगा, मतलब जिसमें तेजाब हो यानी कि जिनका पीएच मान कम हो। ताप एवं नमी युक्त जलवायु में अत्यधिक वर्षा की स्थिति में मृदाओं की मूल सामग्री में तीव्र अपक्षय होता है और क्षारों की लीचिंग काफी बढ़ जाती है। उच्च तापमान के साथ भारी वर्षा और अत्यधिक लीचिंग से अम्लीय मृदाओं का निर्माण होता है। तेजाबी यानी कि एसिडिक मृदा कृषि योग्य बनाने के लिए इसमें चूने का प्रयोग किया जाता है। अब बस एक मोटा मोटा समझिए इतने बड़े सेंटेंस में कि अगर मृदा की प्रकृति तेजाबिक है, एसिड है या उसका पीएच मान कम, तीनों बातें की है, तो उसमें उसकी उत्पादकता बढ़ाने के लिए उस मिट्टी को उत्पादक क्या करेगा, चूना की मिलावट करेंगे। ये याद रखिएगा, चूने की मिलावट की जाती है जिसमें तेजाबी होती है। भारत में क्षारीय मृदा शुष्क एवं अर्ध शुष्क भागों एवं दलदली क्षेत्रों में पाई जाती है। इस मिट्टी की उत्पत्ति शुष्क एवं अर्ध शुष्क भागों में जल तल के ऊंचे होने एवं जल प्रवाह के दोषपूर्ण होने के कारण होती है। ऐसी स्थिति में कोशिकाकर्षण की क्रिया द्वारा सोडियम यानी Na, कैल्शियम यानी कि Ca एवं मैग्नीशियम यानी कि Mg के लवण मृदा के ऊपरी सतह पर निक्षेपित होते हैं। यानी कि जो मृदा क्षारीय होती है वो जल तल के ऊपरी, मतलब कि जो जल का तल होता है उससे ऊपर होती है यह मृदा। इसमें क्या होता है, इसमें सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम जो होता है ये क्षारीय मृदा में ऊपर की परत में पाया जाता है। यह मिट्टी मुख्यतः दक्षिणी पंजाब, दक्षिणी हरियाणा, पश्चिमी राजस्थान आदि क्षेत्र में पाई जाती है। तो यह मिट्टी कहाँ पाई जाती है, क्षारीय मिट्टी ये पाई जाती है आपके दक्षिणी पंजाब, दक्षिणी हरियाणा और पश्चिमी राजस्थान क्षेत्र में पाई जाती है। मृदा की क्षारीयता को बदलने और खारेपन को हटाने के लिए जिप्सम यानी कैल्शियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। साथ ही चूने की लीचिंग के लिए कम से कम 1 फीट जल की भी आवश्यकता रहती है। कहने का मतलब ये है, जो मिट्टी क्षारीय प्रकृति की है उसकी क्षारीयता को कम करने के लिए या उसके खारेपन को कम करने के लिए हमें उस मिट्टी में क्या मिलाना चाहिए, उसमें हमें जिप्सम यानी कि कैल्शियम सल्फेट, जिप्सम यानी कि कैल्शियम सल्फेट, जिप्सम यानी कि कैल्शियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। क्या है, और वही जिसकी प्रकृति एसिडिक होती है उसमें क्या मिलाया जाता है, उसमें चूना मिलाया जाता है। अब क्या कहें, मिट्टी में जब सोडियम एवं मैग्नीशियम की अधिकता होती है तो लवणीय मृदा का निर्माण होता है। जिस मिट्टी में आप सोडियम
और मैग्नीशियम की उपस्थिति देखेंगे, मतलब कि अधिक पाई जाएगी, वह मिट्टी कैसी होगी? वह मिट्टी होगी, लवणीय मिट्टी होगी। कैसी मिट्टी होगी? लवणीय मिट्टी होगी। भारत में सर्वाधिक लवणीय प्रभावी मृदा क्षेत्र गुजरात में है। भारत में सबसे ज्यादा लवणीय प्रभावी मृदा क्षेत्र कहाँ है? वह गुजरात में है। हाँ, कहाँ है? तो गुजरात में जो मिट्टी पाई जाती दिखता, उसमें क्या होता है? उसमें सोडियम और मैग्नीशियम की अधिकता होती है। लवणीय प्रभावी यानी कि सॉल्ट इफेक्टेड मृदा को लवणीय, क्षारीय एवं तटीय लवणता में विभाजित किया जाता है। यानी कि जो मृदा में लवणीय मृदा पाई जाती है, उसमें कैसे होता है? वह मृदा की लवणता होती है, क्षारीयता एवं तटीय लवणता 3 भागों में विभाजित किया जाता है। भारत की सर्वाधिक क्षारीय मृदा क्षेत्र उत्तर प्रदेश में है। मतलब कि भारत का सर्वाधिक क्षारीय मृदा, मतलब सबसे ज्यादा क्षारीय मृदा जिसका पीएच मान ज्यादा होता है, वह सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है? वह उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। जबकि सर्वाधिक लवणीय मृदा क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? गुजरात में है। सबसे ज्यादा लवणीय क्षेत्र कहाँ है? वो गुजरात में है, क्योंकि लवण में सोडियम और मैग्नीशियम पाया जाता है। तो वहीं आप देखेंगे उस मिट्टी में खारेपन की होती है। जबकि क्षारीय मृदा को देखेंगे, वह उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा पाई जाती है। अब ये जो है लवणीय क्षेत्र जो है, वो गुजरात में ऐसे याद करिएगा कि जो समुद्र का पानी होता है, ये वाले क्षेत्र में समुद्र का जो पानी आ रहा है, उसमें कैल्शियम यानी कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम NaCl पाया जाता है, नमक पाया जाता है। तो लवणीय, तो वो लवणीय क्षेत्र होने के कारण वो गुजरात में आ जाएगा। बस क्षारीय के लिए क्या याद करना? आप उत्तर प्रदेश याद कर लेना है। ये थोड़ा याद करने में से फोटो मेमोरी जो होती है वो ज्यादा होती है ध्यान में, तो आप ऐसे फोटो बनाया करिए हर चीज को लेकर। फोटो मेमोरी जो होती है सबसे ज्यादा ध्यान में होती है। मृदा का लवणीय भवन मृदा में एकत्रित संचित जल के वाष्पीकृत होने से पीछे छूटे नमक और खनिज से उत्पन्न होता है। संचित भूमि का लवणीय भवन होने के कारण मृदाएं अपारगम बन जाती हैं। प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों में से ऊसर मिट्टी का संबंध है? वह है चूने का प्रयोग कर इसे सुधारा जा सकता है। इस मिट्टी में पीएच मान 7 से अधिक होता है। पीएच मान 7 से अधिक होने का मतलब क्या है? मतलब कि वो क्षारीय किस्म की है। चूने का प्रयोग किसमें होता है? वह अम्लीय मृदा में होता है। इस मिट्टी में धान की फसल उगाई जा सकती है। धान की फसल उगाने के लिए क्या होता है? वो आपको धान की फसल पश्चिमी यूपी और सब में और उसमें पंजाब वंजाब में उगाई जाती है। अब देखते हैं आंसर क्या है। 2 और 3 सही है। ऊसर मृदा का पीएच मान 7 से अधिक होता है। इस मिट्टी में जीवाश्म नाइट्रोजन एवं जिंक की भारी कमी होती है। इसके उपचार के लिए पायराइट, जिप्सम और ढांचे की हरी खाद का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार की भूमि का प्रयोग सहनशील धान की प्रजाति जैसे नरेंद्र, संकर, ऊसर धान, हाँ, ऊसर धान एक, दूसरा है ऊसर धान 2 आदि का उपयोग होता है। चूने का प्रयोग ऊसर मिट्टी के उपचार की जगह अम्लीय मिट्टी के उपचार में प्रयोग होता है। तो ऊसर का प्रयोग कहाँ होता है? वह होता है अम्लीय मिट्टी के उपचार के लिए होता है। अम्लीय मिट्टी के उपचार के लिए क्या होता है? चूने का प्रयोग। ये उसी की बात हो रही है। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। सामान्य फसलें लगाने के लिए उर्वरक भूमि का पीएच मान कितना होना चाहिए? तो वह होना चाहिए 6 से 7 के बीच होना चाहिए। ये याद रखिएगा। अब तेजाबी मिट्टी को कृषि योग्य बनाने हेतु निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? प्रयोग किया जाता है लाइम का प्रयोग किया जाता है। जिप्सम का प्रयोग कहाँ किया जाता है? जिप्सम का प्रयोग आप देखेंगे तो वो क्षारीय मृदा के लिए होता है। एक्सप्लेनेशन में एक बार देख लेते हैं। तेजाबी यानी कि एसिडिक मृदा में कृषि योग्य बनाने के लिए सामान्यतः चूने
यानी कि लाइम का प्रयोग किया जाता है। उल्लेखनीय है कि मिट्टी के अधिक अम्लीय या अधिक क्षारीय होने पर सामान्य फसलों की कृषि के लिए उपयुक्त नहीं होता है। इसलिए मिट्टी का पीएच मान कितना होना चाहिए? वो 6 से 7 के बीच होना चाहिए। अब है निम्नलिखित में खारापन एवं क्षारीयपन की समस्या का समाधान है। मिट्टी में खारेपन और क्षारीयपन की समस्या का समाधान कैसे होगा? वो होगा खेती में जिप्सम का प्रयोग करेंगे, उसी से होगा। अब है 5वां प्रश्न। इसका उपयोग मिट्टी की लवणता एवं क्षारीयता की समस्या का दीर्घकालीन हल है। दीर्घकालीन क्या है? वह उसमें जिप्सम का उपयोग दीर्घकालीन हल है। भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र पाया जाता है, वह पाया जाता है उत्तर प्रदेश में। तो वहीं लवणी क्षेत्र में देखेंगे तो वह आपको गुजरात में पाया जाएगा। ये है 2007 का पेपर के अनुसार भारत में लवणी मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल है, वह आप देखेंगे लवणी मृदा का वह है गुजरात में है। क्योंकि मैंने बताया था लवणी क्षेत्र में क्या आ जाएंगे, ये इसमें आ जाएंगे आपका NaCl जैसे तत्व आ जाएंगे। तो वो कैसे, वो गुजरात के क्षेत्र में होगा लवणी। और क्षारीय प्रकृति में क्या होगा, ये देखिए क्षारीय प्रकृति में उत्तर प्रदेश आएगा। लवण प्रभावित मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य है, वह देखेंगे आप गुजरात है। ये वही वाला प्रश्न है, गुजरात है। अब है मृदा का लवणी भवन मृदा में एकत्रित संचित जल के वाष्पीकृत होने से पीछे छूटे नमक और खनिज से उत्पन्न होता है। सिंचित भूमि पर लवणी भवन का क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका प्रभाव ये पड़ता है, ये कुछ मृदाओं को अपारगम बना देती है, मतलब कि पानी आर पार नहीं जा पाता है। अब है निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी चाय बागानों में प्रयुक्त होती है? तो देखेंगे वो अम्लीय मिट्टी जिसका पीएच मान 7 से कम होता है। हाँ, और जिसमें पीएच मान सही करने के लिए चूना मिलाया जाता है, वही अम्लीय मिट्टी की बात हो रही है। तो चाय के बागान के लिए कैसी मिट्टी की जरूरत होती है? अम्लीय मिट्टी की जरूरत होती है, ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं मृदा अपरदन एवं सुधार। इसका देख लेते कितना लंबा है। ये खत्म हो जाएगा, ये चैप्टर मिट्टी खत्म होगा, इसके बाद वनस्पति स्टार्ट होगा। लेकिन हम सर्वप्रथम इसको पहले खत्म कर लेते हैं। हाँ, अब है मृदा अपरदन एवं सुधार। एक समय देख लेते हैं कितना हुआ, अभी 27 मिनट हुआ है, हम इसको 40 मिनट तक खत्म कर लेंगे। प्राकृतिक अभिकर्ता जैसे जल, वायु, पवन आदि द्वारा मिट्टी के ऊपरी आवरण आवरण के क्रमिक कटाव एवं स्थानांतरण को मृदा अपरदन कहते हैं। कहने का मतलब ये है, अगर मिट्टी है उस पे क्या चल रहा है, वायु चल रही, तो मिट्टी ऊपर की ओर उड़ेगी, उड़ के दूसरे स्थान पर जाएगी, तो मिट्टी का अपरदन कहलाएगा। ठीक वैसे ही जल बरसेगा तो जल से मिट्टी का ऊपरी क्षेत्र बह जाएगा, जब बह जाएगा तो भी मृदा अपरदन कहलाएगा। अब पवन चलेगी तो भी यही होगा। तो इन्हीं कारण जल, वायु, पवन के कारण ही आप देखेंगे मृदा का अपरदन होता है, सॉइल इरोजन होता है। मृदा अपरदन के कई कारक होते हैं, जिसमें नवीनीकरण, अत्यधिक पशुचरण, यानी कि जो नवीनीकरण साथ जो भी देखे गए हैं मृदा अपरदन में, उसमें पशुचरण, जब पशु चरते हैं तो उनके खुर से मिट्टी उड़ती है, मिट्टी उड़ने का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है, जिससे क्या होता है, मृदा अपरदन होता है। झूम कृषि, झूम कृषि भी अवैज्ञानिक कृषि पद्धति, परिवहन एवं संचार साधनों द्वारा प्राकृतिक अपोहा का अपवर्तन एवं अवरोध तथा अंधाधुंध खनन इत्यादि प्रमुख कारण हैं। भारत में मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र में चंबल एवं यमुना नदी के उत्खनन क्षेत्र, जैसे भूमि क्षेत्र से पश्चिमी हिमालय का गिरिपद क्षेत्र, शिवालिक पहाड़ी के पाद क्षेत्र इसमें शामिल है। छोटा नागपुर टापटी से साबरमती घाटी तक क्षेत्र, मालवा पठार का क्षेत्र, महाराष्ट्र की काली मिट्टी क्षेत्र, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात के शुष्क क्षेत्र इत्यादि प्रमुख हैं। भारत में चंबल घाटी क्षेत्र में खो और गड्ढे का निर्माण और नाली का अपरदन
के कारण हुआ है। तो चंबल में जो अपरदन हुआ है, चंबल घाटी में, वो किसके कारण हुआ है? वह अवनालिका अपरदन के कारण हुआ है। अवनालिका अपरदन सामान्यतः तीव्र ढालों का होता है। वर्षा के गहरी हुई वर्षा से गहरी हुई अवनलिकाएं कृषि भूमि को छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित कर देती है, जिससे वे कृषि के लिए अनुपयुक्त हो जाती है। जिस प्रदेश में अवनलिकाएं अथवा बीहड़ अधिक संख्या में होते हैं, उसे उत्खात भूमि स्थलाकृति कहा जाता है। मृदा अपरदन प्रक्रियाओं का क्रमिक अनुक्रम इस प्रकार है। आस्फल यानी कि बूंदाघात अपरदन, वर्षा की बूंद के मिट्टी पर आघात से मृदा कणों के पृथक्करण को आस्फाल या बौछार या बूंदाघात अपरदन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन बनेगा कि आस्फाल क्या है? आस्फाल एक अपरदन का कारण है। वह किस कारण से होता है? वह बारिश के बूंदों के कारण से होता है। फिर आएगा परत अपरदन, जब मिट्टी जल के साथ बहने लग जाती है, तो जब मिट्टी बहती है, जब उसमें जल का बहाव तेज होता है, तो वह मिट्टी के ऊपरी पोर्शन को अपने साथ बहाए ले जाती है। तो उससे क्या होता है? मृदा अपरदन होता है। तो उसकी मिट्टी की ऊपरी परत हट जाती है, जिसे हम परत अपरदन कहते हैं। फिर आएगा आपका रील अपरदन। इसमें क्या होगा? रील अपरदन में जब मिट्टी में छोटी एवं कम गहराई नालियां बन जाती हैं, जब पानी बह रहा हो, उसमें छोटी छोटी नलियां बन जाए, तो उसे रील अपरदन कहते हैं। अब आएगा अवनालिका अपरदन, जब रील अपरदन की नालियां बड़ी एवं विस्तृत हो जाएं, जब वह छोटी छोटी होंगी, छोटी छोटी मतलब कि मिट्टी का अपरदन होगा, और जो नलिकाएं बनेंगी उसे रील कहेंगे। जब यही बड़े स्तर पे हो जाए, जब बड़े बड़े गाद बन जाए और बड़ी बड़ी दरारें बन जाए, तो उसे क्या कहेंगे? अवनलिका अपरदन कहेंगे। ये कहाँ? चंबल घाटी में देखने को मिलता है। फिर आएगा आपका धारा चैनल अपरदन, जब जल एक मोटी धारा के रूप में प्रवाहित होने लगता है और चैनल को तब तक अपरदित करता है जब तक कि वह स्थिर ढाल प्राप्त नहीं कर लेता। तो उसे क्या कहते हैं? धारा चैनल अपरदन कहते हैं। काफी ज्यादा मात्रा में धारा उधर से निकलने लगे, तो वो जगह से मिट्टियां हट जाएंगी, तो धारा बना लेगी, तो उसी उसे चैनल बना लेगा, नहीं उसे ही कहेंगे धारा चैनल अपरदन। अब शोधर में है, यानी कि ज्वार, किसी अन्य फसल की तुलना में भूमि अपरदन के लिए अधिक उत्तरदायी है। मृदा संरक्षण के संबंध में प्रचलित पद्धति में सस्यावर्तन, वेदिका निर्माण और वायु रोधों को भारत में उपयुक्त माना जाता है। मृदा सुधार के अंतर्गत फसल चक्र, मिश्रित खेती और बहुफसली खेती द्वारा मृदा की उर्वरकता को पोषित किया जा सकता है। अब देखेंगे आगे का पहला प्रश्न, भारत में निम्न में से किस क्षेत्र में मृदा अपरदन की समस्या गंभीर है? तो वह आप देखेंगे वह शिवालिक पहाड़ी के अपरदन में सबसे ज्यादा गंभीर है। यही पास देखेंगे आप, लैंडस्लाइड सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि वह भूमि का कटाव होता है। भूमि कटाव क्यों होता है? क्योंकि वहां की मिट्टी की ऊपरी परत हटने लगती है। तो ये सबसे मेन कारण है। मृदा अपरदन की समस्या सबसे गंभीर इलाका कौन सा है? और शिवालिक पहाड़ी का है। लेकिन वर्तमान में आप आज भी देखेंगे, तो जैसे आप उत्तराखंड के क्षेत्र को देखेंगे, जहां अभी सुरंग में कुछ 41 मनुष्य फंस गए थे। फिर वहीं 2023 जनवरी में आप जोशीमठ को देखेंगे, तो वहां भी कई घर धस गए थे। वो सब इसी कारण से होते हैं, क्योंकि वहां की मृदा जो अभी परिपक्व हो रही है। अब है उसके बाद, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मृदा अपरदन इरोजन से अत्यधिक प्रभावित है? वह देखेंगे चंबल घाटी। यहाँ बड़े बड़े गाद पाए जाते हैं। आपने देखा होगा यहाँ बड़े बड़े गाद पाए जाते हैं। अब आगे देखते हैं प्रश्न क्या है। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में मृदा अपरदन यानी मिट्टी की कटाव की समस्या है? वह मुरैना में है। ये खासकर जब एमपीपीसी का पेपर देंगे,
तब इस तरह के प्रश्न बनते हैं। चंबल घाटी के खो खंडों के निर्माण का कारण निम्नलिखित में से किस प्रारूप का अपरदन है? वह देखेंगे अवनलिका अपरदन है। जो बड़े बड़े जब रील्स रील्स छोटी होती, जब मिट्टी में हल्का हल्का कटाव आता है, यही खूब बड़ा कटाव बन जाए तो अवनलिका अपरदन हो जाता है। निम्नलिखित में से मृदा अपरदन प्रक्रिया के सही क्रम को पहचानिए। तो सबसे पहले असफाल अमर का होता है असफाल अपरदन, जो कि आप देखेंगे बूंदों के कारण होता है। ये देखिए ना, ये बूंदों के कारण होता है। फिर देखेंगे परत हटती है, जब पानी के बहाव से परत हटती है। फिर रील्स होता है, रील्स में आप देखेंगे क्या होता है कि मिट्टी में कटाव आ जाता है। और फिर उसके बाद अवनलिका, वही जो मिट्टी का कटाव जैसे रील्स अपरदन छोटा होता है, उसका बड़ा प्रारूप क्या होता है? वो अवनलिका होता है। तो पहला वाला ऑप्शन सही है। अब प्रश्न है, पृष्ठभूमि में किसके पौधे उगाने से भूमि अपरदन अधिक तीव्रता से होता है? वह स्वधर्म की कृषि को होता है। विश्व वन्यजीव कोष के एक विश्लेषण के अनुसार स्वधर्म यानी कि ज्वार किसी अन्य फसल की तुलना में मृदा अपरदन के लिए अधिक उत्तरदायी है। प्रश्नगत प्रश्नगत अ, अ, फसलों प्रश्नगत फसलों के फ्लोवर से सबसे कम भूमि अपरदन होती है। निम्नलिखित में कौन सा तरीका मिट्टी की उर्वरकता प्राप्त करने का नहीं है? तो वह है बीज शोधन नहीं है। बीज शोधन की विधि से उपज पर प्रभाव पड़ेगा, किंतु मृदा की उर्वरकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जबकि फसल चक्र, मिश्रित खेती और बहुफसली खेती के द्वारा मृदा की उर्वरकता को पोषित किया जा सकता है। अब है फसल चक्र आवश्यक है, इसलिए मृदा की उर्वरकता शक्ति में वृद्धि के लिए फसल चक्र आवश्यक है। मृदा संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित प्रचलित पद्धतियों पर विचार कीजिए। शस्यावर्तन यानी फसलों का हेराफेरी, बालू की बाढ़, वेदिका निर्माण और वायुरोधी। भारत में मृदा संरक्षण की उपयुक्त में से कौन सी विधि कहते हैं सबसे उपयुक्त समझी जाती है? तो आप देखेंगे वो समझी जाएगी आपका शस्य फसलों को लगाने से, फिर वेदिका निर्माण से और वायुरोधी से ये उपयोगी होगी। हाँ, बालू की बाढ़ से नहीं। अब होगा 10वां प्रश्न, निम्नलिखित में मृदा अपक्षय समस्या निम्नलिखित में से किससे और किससे या किसके से संबंधित है? वो आप देखेंगे, वो है वनोन्मूलन से होती है। मृदा अपरदन रोका जा सकता है, वनारोपण से रोका जा सकता है। अगर हम वन बीज उसमें लगाएंगे तो मृदा जो बह के जाती है वो नहीं होगी, इसी से मृदा अपरदन का बचाव होता है। उसके लिए पेड़ लगाना आवश्यक होता है। मृदा क्षारण को रोका जा सकता है, वह वनोरोपण से रोका जा सकता है। मृदा क्षरण को वनरोपण से रोका जा सकता है। अब हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे प्राकृतिक वनस्पति, ये नया चैप्टर है, इसको हम नए वीडियो से देखेंगे। लेकिन चलिए समाप्त करते हैं। लेकिन अगर उससे पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आ रहे हो तो लाइक करिए और सुझाव देने के लिए कमेंट जरूर करिए। धन्यवाद।